नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। इस हफ्ते शेयर मार्केट में ढेरों खबरें हैं, पर आपकी काम की खबर क्या है वो हम बताएंगे। क्या सरकार रेलवे कंपनी पर कुछ बड़ा फैसला लेने जा रही है जिसका शेयरों पर बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, वो भी आपको बताएंगे। और एआई स्टॉक को लेकर क्या अपडेट है और खासतौर पर जो इस हफ्ते 3 लिस्टिंग होती हुई दिखी वो भी आपको बताएंगे। तो बहुत सारी खबरें हैं, तो चलिए इस खबरों का कारवा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो खबर आ रही है वो है एक स्मॉल कैप शेयर की यहाँ पर, और आप ये देखिए ऑटो एंसिलरी कंपनी है ये, और ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत सीड्स की। हफ्ते भर में जो शेयर है वो 28% से ज़्यादा चढ़ गए, और आप ये समझिए कि 210 से भी ज़्यादा के भाव पे जाते हुए यहाँ पर दिखे हैं। हाल ही के दिनों में शेयर में हाई डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिला, जो इस बात के संकेत देते हैं कि निवेशक जो हैं वो लंबी अवधि के लिए शेयर को जमा कर रहे हैं। यहाँ पर मजबूत फंडामेंटल्स के आधार पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो भारत सीड्स का जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 15 से 16% है। पिछले 3 सालों में कंपनी की प्रॉफिट CAGR को देखें हैं, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को देखें, वो भी 40% रही है। कंपनी का तिमाही प्रदर्शन के हिसाब से भी देखें तो वो प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, मजबूत रहा है। यहाँ पे अगर आप इसको टेक्निकल लेवल्स पर देखें यहाँ पे, तो 200 डे अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखें तो ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, यानी कि जो एक्सपर्ट्स की मानते हैं मजबूती के संकेत दे रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी अनुकूल है यहाँ पे। आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें इस कंपनी के बारे में, दिसंबर तिमाही के आखिरी तक प्रमोटर की जो हिस्सेदारी थी वो करीब 74.66% थी। इसमें मारुति सुजुकी की इंडिया जो है, मारुति कंपनी जो है, उसकी करीब 15% के आसपास की हिस्सेदारी शामिल है। तो यानी कि एक दिग्गज का साथ जो है यहाँ पर साफ तौर पर प्रमोटर के तौर पर देखने को मिल रहा है। अब इसमें तेजी क्यों आई, देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं यहाँ पर। पिछले समय में स्टॉक ने दबाव दिखाया था, लेकिन यूएस टैरिफ को लेकर जब क्लैरिटी हुई, कट होते हुए दिखे यहाँ पे, जो यहाँ पे टैक्स थे उसका फायदा मिला, इनकम टैक्स का फायदा मिला, GST 2.0 का, और रेपो रेट जो RBI की तरफ से जो यहाँ पे पीछे जो कई तरीके से कटौती देखने को मिली, उसका फायदा मिलता हुआ दिखा है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग दूसरी खबर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये भी स्मॉल कैप स्टॉक है, TIL लिमिटेड। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। शेयर में 20% का अपर सर्किट लगता हुआ देखा, 275 के भाव पे पहुंचता हुआ दिखा। तेजी क्यों आई, तो आप देखिए TIL लिमिटेड ने ये जानकारी दी कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है वो 23 फरवरी को होने जा रही है, जिसमें राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कंपनी ने यह भी कहा कि इस तरह के फंड जुटाने के लिए पहले से जरूरी रेगुलेटरी अप्रूवल लेना और कानूनी मंजूरी मिलना जरूरी है। इससे पहले बोर्ड ने ट्यूलिप कंप्रेशन प्राइवेट लिमिटेड में 60% की हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी थी। कंपनी बैक टू बैक बड़े फैसले ले रही है, जो कि साफ तौर पे दिखाता है कि एग्रेसिव तौर पे यहाँ पे कंपनी आगे बढ़ना चाह रही है। बट TIL अपने एफिशिएंट के अगर आप यहाँ पे देखें तो एफिलिएट कंपनी जो है, जो गनवेल यहाँ पे कॉमो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसके जरिए भी TPCL में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 74% करने की सोच रही है। तो इस तरह की खबरें रिपोर्ट्स में चल रही थी, तो हमने लगा कि आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरी कंपनी की बात करते हैं। टूर एंड ट्रैवल सेक्टर की कंपनी है ईज माई ट्रिप। इस शेयर में इस हफ्ते धुआंधार तेजी देखने को मिली, 40% तक चढ़ते हुए दिखे, 10 रुपये के भाव तक पहुंचते हुए दिखे। और ये जो तेजी के पीछे वजह रही, दरअसल कंपनी ने होटल और हॉलिडे पैकेज जैसे खास ग्रोथ एरियाज को मजबूत करने और टेक्नोलॉजीज में निवेश करने के लिए 500 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रपोजल को अनाउंस किया है। कंपनी ने कहा कि बोर्ड ने जो है इक्विटी शेयर या फिर दूसरे जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिक्योरिटीज़ के जरिए जो फंड जुटाने की ज़रूरी होती है, उसको मंजूरी इनको मिल गई है। यहाँ पे कैपिटल एक या फिर एक से ज़्यादा राउंड में जुटाया जाएगा यहाँ पर जो पैसा होगा, और इस पैसे को जुटाने के तरीकों में यहाँ पर राइट्स इशू हो गए, जो QIBs हो गए, प्रेफरेंशियल इशू होगा, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे तरीकों को अपनाया जाएगा। यहाँ पे प्रपोजल पर अभी जो है रेगुलेटर्स और शेयर होल्डर्स की मंजूरी लिया जाना बाकी है। और आप ये भी समझिए कि ईज ट्रिप प्लानर्स के फाउंडर जो हैं CMD निशांत पट्टी का साफ तौर पे कहना है कि कंपनी की प्राथमिकता अपने कोर बिजनेस की ओर भी मजबूत बनाने की है, साथ ही उन सेगमेंट को बढ़ाना है जिसे साफ तौर पे मोमेंटम और सस्टेनेबल पोटेंशियल दिख सके। अगली कंपनी की बात करते हैं, और इस कंपनी ने देखिए निवेशकों को तबीयत से रुला दिया है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं। एक दौर में जो स्टॉक का हाई था ना, ऑल टाइम हाई अगर आप देखें तो 157 रुपीज़ था, वहाँ से 26 रुपये पे आके खड़ा हो गया। क्या बुरी हालत हो गई है, 50% से ज़्यादा स्टॉक टूट गया है। कंपनी मार्च के आखिरी तक जो है स्टोर्स को घटाकर लगभग 550 करने की तैयारी में है। ये भी एक बड़ी खबर निकल के आई है इस हफ्ते में, और जिसकी वजह से स्टॉक टूटता हुआ दिखा है। बिक्री में 61% की गिरावट, मार्केट शेयर कम होने की वजह से यहाँ पर कई तरीके के सवाल उठने लग गए हैं। आगे क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक इस समय एक ट्रांजिशन फेज दिखा यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। एक तरफ कंपनी स्टोर रियलाइजेशन
को कम लागत घटाने की कोशिश करे, यानी कि देखिए स्टोर्स के ऊपर जो खर्चा होता है ना उसको कम किया जा रहा है, इसलिए स्टोर्स को कम करने का यहाँ पे नजरिया रखा जा रहा है। अब इसका एक दूसरा पहलू भी होता है, जब एक्सपेंशन कंपनी करती है तो स्टोर्स को बढ़ाती है। अब ये खर्चों को कम करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। दूसरी तरफ बिक्री और मार्केट शेयर में तेज गिरावट निवेशकों के भरोसे को चोट पहुंचा रही है यहाँ पे। ऐसे में शेयर की जो दिशा है वो दो फैक्टर तय करेंगे, एक तो शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट्स और लॉन्ग टर्म टर्न अराउंड स्टोरी। क्योंकि क्वार्टर 3 में अगर आप देखें यहाँ पर तो कंपनी ने 32,680 यूनिट जो है वो डिलीवर किए हैं, यानी कि सालाना आधार पे 61% कम होती हुई दिखी है। मार्केट शेयर आप सोचिए घटते हुए 4.2 पर आ गया है यहाँ पे, जबकि टीवीएस, बजाज, इथर जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है। अब मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ बताऊं, देखिए ये सब तमाम कंपनियां थी ना, ये बाद में आई हैं जो दिग्गज कंपनी है आप, और ये ओला जो है वो पहले आएगा, लेकिन कहाँ पिछड़ गए। तो ये हमेशा ये कहा जाता है कि फंडामेंटल्स आपको मजबूत करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे स्टोर घटाने की खबर के बाद से जो स्टॉक में स्लो डाउन देखने को मिला और डिमांड, और ऑब्वियस सी बात है जब ऑलरेडी स्लो डाउन होगी तो इतने सारे स्टोर्स को खोल के करेगी क्या कंपनी, और कई तरह के खर्चे होते हैं वो बियर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मर्जर की खबर से आप देखिए जो स्टॉक है वो रॉकेट बन गया, 20% का अपर सर्किट लगने देखने को मिला। हफ्ते भर में स्टॉक 5 दिनों के अंदर अगर आप देखें यानी कि 27% तक चढ़ गया। शेयर का नाम एनडीएल वेंचर्स है यहाँ पर। ये सबसे बड़ी वजह क्या रही इस तेजी की, तो देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज जारी करी। उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि जो हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस है उसके एनडीएल वेंचर्स में मर्जर को मंजूरी मिल गई है सीसीआई की तरफ से, जिसके बाद शेयर को में एक धुआंधार तेजी देखने को मिली। अगर आप इसको समझे यहाँ पे कि भाई मर्जर यहाँ पे जो हुआ है, जो स्वैप रेशियो है वो क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के हर 10 शेयर के बदले एनडीएल वेंचर के 25 इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। सभी शेयर 10 रुपए के फेस वैल्यू पर होंगे। रिकॉर्ड डेट की जो है घोषणा के बाद इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे इन दोनों कंपनियों के बारे में भी आप जान लीजिए, एनडीएल वेंचर या फिर हिंदुजा जो लेलैंड है, एनबीएफसी एसेट में फाइनेंस कंपनियां हैं ये। अब आगे क्या होगा, तो देखिए इसको समझने की इस तरह से कोशिश कीजिए आप कि जब मर्जर हो जाएगा तो एनडीएल वेंचर्स की जो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक पकड़ जो है, जो होल्ड है वो मजबूत होगी निवेशकों के लिए। एक यहाँ पे मर्जर के बाद एक बैलेंस शीट जैसे होता है वो सुधार होगा, एसेट क्वालिटी बेहतर होगी, लोन ग्रोथ बेहतर होगी, तो उससे निवेशकों को फायदा मिलेगा क्योंकि स्टॉक में जो है स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। कंपनी में स्ट्रेंथ यानी कि स्टॉक में स्ट्रेंथ। यहाँ पर अब देखिए वो दौर था, एक बार इस तरह के ऐड चलते थे कि भाई क्या चल रहा है, हर कोई कहता था फॉग चल रहा है। अब आप पूछिए भाई क्या चल रहा है, तो कहते हैं कि भाई एआई चल रहा है। दुनिया भर में एआई चल रहा है, यहाँ पर जहाँ आप देख लीजिए वहाँ एआई की खबरें आपको देखने को मिलेंगी। अब भारत में भी एक बड़ा महासंग्राम छिड़ने वाला है, यहाँ पर उसकी तैयारी हो रही है। 3 दिग्गज कंपनियां, सबसे पहले रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बार फिर मार्केट डिस्ट्रप्शन करने की तैयारी कर रही है। आप ये समझिए कि एआई की जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिनेरियो बदलता हुआ देखिएगा। कंपनी यानी कि रिलायंस और जो जियो प्लेटफॉर्म्स है 2026 से अगले 7 सालों में 10 लाख करोड़ के एआई इकोसिस्टम को बनाने की तैयारी कर रही है, इसका ऐलान कर दिया गया है। अब आप ये समझिए कि इतना निवेश कैसे, क्या होगा स्थिति। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 2014 से 21 के बीच में टेलीकॉम और रिटेल पे इतना बड़ा निवेश हो चुका है। अब सीधा एक सेक्टर के ऊपर इतना बड़ा निवेश होगा, जबकि समय भी जो है वो कम है यहाँ पर। आप ये समझिए कि इतना पैसा कहाँ से लाएगी कंपनी, तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं यहाँ पे। कहाँ निवेश करेगी, तो जामनगर में मल्टी गीगावाट एआई रेडी डेटा सेंटर का जो है निर्माण शुरू हो गया है। 2026 के आखिरी तक 120 गीगावाट की क्षमता के हिसाब से तैयार होगा, जो कि एनवीडिया की तकनीक के ऊपर आधारित होगा। जियो ब्रेन की भी बात निकल के आई। ये रिलायंस का एक मुख्य एआई इनिशिएटिव है जिसके जरिए 16,000 यहाँ पर जो है यहाँ पे ग्राफिक पर यूनिट्स जो होती हैं यहाँ पे, और साथ ही डीजीएक्स सुपर पीओडी जैसे जो शक्तिशाली स्टैक्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जो फंडिंग है कैसे आएगी, जो मैं बात आपको कह रहा था, देखिए कंपनी खुद तो 14 से लेकर 15 बिलियन डॉलर जो है कैश फ्लो हर साल कर सकती है, लेकिन जो बाकी का पैसा 4 से 5 बिलियन डॉलर जो है उसके लिए इस तरह की खबरें कि फाइबर नेटवर्क या कोई दूसरे जो हिस्सेदारी है उसको बेच सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है वो शेयर करी है, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। उनका कहना है कि जो इंटेलिजेंस बिजनेस है इनका इतना मजबूत दिखेगा आने वाले दिनों में, जो आप देखिए आरओसी जो है वो 12% तक यहाँ पर जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 12% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है, और ये टेलीकॉम जो है रिटेल बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसलिए उन्होंने 1,803 रुपये के टारगेट जो है वो यहाँ पे दिए हैं और ओवरवेट की यहाँ पे सलाह दी है। अब दूसरी बड़ी कंपनी कौन सी है, गौतम अडानी की, वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ी है और पूरी तरीके से तैयारी से यहाँ पे फोकस एआई को टिकाऊ बनाने का है। यहाँ पे उनका मानना है कि एआई का जो प्रभुत्व है यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि बिजली और कंप्यूटिंग पावर के तालमेल से होगा। कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। इस पर देखिए
जो खबर निकल के आई और उसके बाद अडानी शेयरों में, अडानी एंटरप्राइजेस की शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। अडानी ग्रुप के एआई रोड मैप पे जो मुख्य बातें हैं वो आपको जाननी चाहिए। करीब करीब 8.3 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश होता हुआ दिखेगा 2035 तक रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले डेटा सेंटर्स के लिए, यानी कि 100 अरब डॉलर का लगभग, अगर आप उसको वैसे देखें यहाँ पर डॉलर के हिसाब से, तो 100 अरब डॉलर हो जाएगा यहाँ पे। इसमें क्या होगा, 5 लेयर एआई स्ट्रिक के ऊपर फोकस किया गया। अडानी ग्रुप भारतीय भाषाओं और डेटा के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको एलएलएम कहा जाता है, उसको होस्ट करने की जो है वो तैयारी कर रही है। गूगल के साथ पार्टनरशिप, विशाखापट्टनम में एक विशाल एआई डेटा सेंटर कैंपस जो है उसकी तैयारी हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके साथ टाइप होता हुआ दिखेगा हैदराबाद और पुणे में खासतौर पर विशेष सुविधाएं, और फ्लिपकार्ट के साथ तो टाइप हुआ ही है यहाँ पे एआई पावर जो डेडिकेटेड सेंटर्स हैं उसके लिए। यहाँ पे अडानी की जो स्ट्रेटजी AWS, एज़्योर, गूगल क्लाउड जैसे ग्लोबल हाइपर स्केल्स को अट्रैक्टिव करने से ज़्यादा यहाँ पे, ताकि उनके साथ जुड़ा जा सके और ज़्यादा फोकस किया जा सके इस सेक्टर के ऊपर। इसके लिए अडानी ग्रुप कस्टम बिल्ड डेटा सेंटर्स बनाने पर जोर दे रही है। चलिए तो देखिए, इस पूरे संग्राम में तीसरी भी बड़ी कंपनी है टाटा ग्रुप की। अब टाटा ग्रुप ने एआई को यहाँ पे मर्यादा के साथ सामर्थ्य के रूप में यहाँ पे परिभाषित किया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर का जो लक्ष्य है वो है सिलिकॉन में से लेकर यहाँ पे एप्लीकेशन तक पूरी वैल्यू चेन पर कब्जा करना। ओपन एआई के साथ उन्होंने साझेदारी करी है। टाटा भारत का पहला यहाँ पे पर्पस बिल्ड एआई ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर बना रहा है। शुरुआती क्षमता 100 मेगावाट की है, जिससे 1 गीगावाट तक ले जाने की योजना की जा रही है। सेमीकंडक्टर हब पर खासतौर पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो गुजरात के धुलेरा में करीब करीब 91,000 करोड़ रुपए के निवेश की चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है। यहाँ पर करीब करीब 28 nm तकनीक पर आधारित ये चिप्स होंगी, यहाँ पर बनेंगी यहाँ पे। वहीं असम में 27,000 करोड़ रुपए की चिप पैकेजिंग यूनिट को तैयारी की जा रही है यहाँ पे। और इसके अलावा टीसीएस इंडस्ट्री जो है वो एक खास तौर पे AIOS विकसित कर रहा है, जो कि खास तौर पे जो इंडस्ट्रियल कार्य होते हैं उसको खुद से कर पाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिव एआई के ऊपर पूरी तरीके से कंपनी का फोकस है, जहाँ पे स्मार्ट कारों के लिए भी एआई चिप्स होगा, क्योंकि कंपनी की देखिए बहुत सारी टाटा टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स भी हैं यहाँ पर, तो जो एआई के ऊपर काफ़ी हद तक फोकस करती है। तो टीसीएस तक ही सीमित नहीं है, ये बड़ी जो चीज़ है वो पूरे टाटा ग्रुप में आपको देखने को मिलेगी। 3 कंपनियों के बारे में मैंने आपको स्थिति समझा दी। अब इसका असर देखिए बहुत सारी कंपनियों का किस तरीके से स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ शेयर में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली। नेटवेब टेक्नोलॉजीज, E2E नेटवर्क्स या फिर अनंतराज जैसी कंपनियों के शेयर करीब 8 से लेकर 20% तक चढ़ गए। और ये तेजी आप ये समझिए कि नई दिल्ली में जो चल रहा था इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है उसके दौरान देखने को मिली। यहाँ एआई और टेक्निकल ग्रोथ को लेकर कई नई डील्स और प्रोजेक्ट्स का ऐलान हुआ, जिससे नेटवेब टेक्नोलॉजी जैसे शेयर 11% तक चढ़ गए। कंपनी ने मेक इन इंडिया के तहत एनवीडिया टेक्नोलॉजी से लेस नए एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किए हैं, जिससे बाद में आप ये देखिए शेयरों में तेजी देखने को मिली इस खबर के बाद यहाँ पे। और कंपनी ने ये भी बताया कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने भारत में कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक नया कदम उठाया है। कंपनी ने मेक इन इंडिया के तहत एआई सुपर कंप्यूटर टायरोन कैमरो GB200 सिस्टम लॉन्च किया है। इसी कड़ी में यहाँ पे दूसरा शेयर जो है E2E नेटवर्क जो है 20% तक शेयर उछलते हुए दिखे। यहाँ पे 5 दिनों में 20% के आसपास भी पहुंचते हुए दिखे। अब ये तेजी क्यों आई? ये तेजी तब आई जब कंपनी ने बताया कि TIR प्लेटफॉर्म पर एनवीडिया ब्लैक व्हेल GPU क्लस्टर वो कंपनी बना रही है। एनवीडिया ने कहा कि E2E नेटवर्क्स चेन्नई के L&T व्योमा डेटा सेंटर में अपने जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं उस सिस्टम के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ जो है चीज़ें वो डेवलप कर रही है, तैयार कर रही है। एंड टू एंड डाटा सेंटर सोल्यूशन जो है वो मुहैया कराएगी यहाँ पे, और इस वजह से हमें तेज़ी देखने को मिली। तीसरा स्टॉक जो है यहाँ पे आप ये देखिए ओरियो प्रो सॉल्यूशंस जो है उसमें भी तेज़ी देखने को मिली। ये भी डाटा सेंटर डेवलपर और ऑपरेट्स के तौर पे कंपनी देखी जाती है और उसको बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ देखा यहाँ पे, जिसकी वजह से स्टॉक जो है वो 5% तक चढ़ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी एनसीसी लिमिटेड के शेयरों की बात करते हैं। इस हफ्ते भारी गिरावट देखने को मिली, स्टॉक 10% तक टूट गया, 135 के भाव पर भी आ गया, 52 वीक का नया लो भी बना दिया। गिरावट की वजह क्या रही? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के जरिए कंपनी को और उसके जो सहयोगी कंपनी है उसको 2 साल का प्रतिबंध उसके ऊपर लगा दिया गया है। कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक अगर आप देखें तो उसकी स्टेप डाउन सब्सिडरी OB इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और NCC को NHAI के 2 साल के लिए यहाँ पे प्रतिबंध कर दिया NHAI ने। ये प्रतिबंध 17 फरवरी 2026 से लागू होगा। इस आदेश के तहत NCC और उसकी सहयोगी कंपनी अब 2 साल तक NHAI के जरिए किसी भी टेंडर जो बोली है या फिर RFP में भाग नहीं ले पाएगी, यानी कि वो कंस्ट्रक्शन EPC और O&M या फिर किसी भी कंसोर्शियम सदस्य के रूप में हिस्सा नहीं ले सकी। क्यों लगा प्रतिबंध, ये भी आप समझ लीजिए भाई रीजन क्या था। तो ये मामला उत्तर प्रदेश के एक हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़ा था।
जिसे 2006 में BOT NUT मॉडल पर यहाँ पे OBIL यानी जो इसकी सब्सिडी कंपनी उसको दिया गया था। कंपनी का कहना है कि प्रोजेक्ट में देरी NHAI की वजह से हुई यहाँ पर, लेकिन उनका NHAI का कहना था कि देरी कंपनी की वजह से हुई यहाँ पर। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ज़मीन सही समय पर मिली नहीं, यहाँ पर शर्तों का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से तमाम तरह की चीज़ें होती हुई दिखी और उन्हें रोक लगा दी है 2 साल के लिए। अब विदेशी निवेशकों ने देखिए पिछले कुछ तिमाहियों में भारतीय बाजार में अच्छी खासी बिकवाली करी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को लगातार बढ़ाया। आकर्षक वैल्यूएशन और बेहतर होती ग्रोथ संभावनाओं को चलते हुए उन्होंने विदेशी पोर्टफोलियो जो निवेशक हैं यहाँ पर, उन्होंने बैंकों को चुना और चुनिंदा बैंकों को चुना। यहाँ पर सरकारी बैंकों में जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पिछले 8 तिमाहियों के दौरान विदेशी निवेशकों की जो हिस्सेदारी है, आप ये देखिए कि 2 साल पहले 0.5% थी और वहाँ से बढ़कर सीधा 5% पे हो गई, तो बड़ी हिस्सेदारी बढ़ती हुई देखिए। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक जो है, आप अगर इनकी हिस्सेदारी को देखें तो 52 वीक हाई के आसपास पहुँच तो देखिए, और वहाँ पे भी ऐतिहासिक शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ती हुई देखिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो FIS की हिस्सेदारी 4 क्वार्टर से के हिसाब से लगातार बढ़ रही है और 8.14% हो गई, यानी कि 10 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। वहीं कैनरा बैंक की बात करें, 3 तिमाहियों की बढ़ोतरी अगर आप देखें यहाँ पर तो 14.6% पे पहुँच गई है, जो कि सितंबर 2012 के बाद के अपने उच्चतम स्तर पे है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो या SBI भी हो, ये तमाम बैंक जो है यहाँ पर जो FIs की जो पोजिशनिंग है वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे दिसंबर 2025 के आखिरी तक आप ये देखिए कि SBI में भी जो हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पे आप देखिए वजह क्या है, तेज़ी के बावजूद यहाँ पे वैल्यूएशन जो अभी भी आकर्षक लग रहे हैं। यहाँ पे निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में करीब 1.3x पर 1 साल का फॉरवर्ड अगर आप बुक वैल्यू को देखें तो उस पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, जबकि निफ्टी बैंक के अगर आप इंडेक्स को देखें तो लगभग 2 गुना पे कर रहा है। तो इस हिसाब से आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी ये वैल्यूएशन सस्ते दिख रहे हैं यहाँ पे। हालांकि जो भी आप निवेश करें अपने एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें यहाँ पर। अब आप देखिए केंद्र सरकार जो है वो रेलवे को एक बार फिर कमाई का मजबूत जरिया बनाने की तैयारी कर रही है। आने वाले टाइम में यहाँ पर जो सरकार है वो रेलवे से जुड़ी कुछ बड़ी सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को घटाकर करीब 80,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेगी। यहाँ पे इसका सीधा मकसद ये होगा कि सरकारी जो संपत्तियों से पैसा निकालकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में लगाया जाएगा। लेकिन रेलवे पर लोगों का भरोसा और इसकी जो स्थिर कमाई है उसको देखते हुए सरकार जो है इस तरह के कदम जो है वो उठाती हुई दिख सकती है। यहाँ पे अब किन रेलवे कंपनियों में हिस्सेदारी की बिक्री होती हुई दिखेगी यहाँ पर, वो मैं आपको बताया था। यहाँ पर रेलवे की 7 बड़ी सरकारी कंपनी है, इसमें नाम निकल कर आया है, जिसमें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC जो हो गया, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC हो गया, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL हो गया, यहाँ पे एयरकॉन इंटरनेशनल हो गया यहाँ पे, इसके अलावा रेलटेल हो गया, इसके अलावा राइट्स लिमिटेड और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर हो गया यहाँ पे। इन सभी कंपनियों में फिलहाल सरकार की एक बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन योजना ये है कि अब हिस्सेदारी को घटाया जाएगा और सरकार के पास कम से कम 51% जो है शेयर वो बने रहेंगे। यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से रिपोर्ट की गई थी खबर, और हिस्सेदारी बिक्री जो है एक साथ नहीं होगी बल्कि अलग अलग चरणों में की जाएगी। इसके लिए शेयर बाजार के जरिए ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS का रास्ता अपनाया जाएगा। इससे घरेलू और संस्थागत निवेशकों को इन कंपनियों में निवेश का मौका मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि मौजूदा बाजार हालात जो है और रेलवे PSU के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक निवेशकों के लिए ये मुनाफा में चल रही है यहाँ पर, और ऐसे में सरकार जो है अपनी कमाई करना चाहती है। और ये देखिए यही जो है आने वाले दिनों में हिस्सेदारी कम होगी, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे यहाँ पर, तो फिर और गति मिलती हुई, रफ्तार मिलती हुई यहाँ पर कंपनी में देखने को मिल सकती है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 3 लिस्टिंग के बारे में। पहला कौन सा है, फैक्टल एनालिटिक्स की बात कर लेते हैं। इसकी बाजार में एंट्री होती हुई देखिए यहाँ पे, लेकिन धमाकेदार एंट्री नहीं हुई। यहाँ पे भारत की पहली AI कंपनी है यहाँ पर, इस हिसाब से अगर पूरी तरीके से डेडिकेटेड के हिसाब से देखा जाए तो शेयर अपने 900 रुपये के इशू प्राइस से नीचे खुलता हुआ दिखा, 876 रुपये पर लिस्ट होता हुआ दिखा, जिससे निवेशकों में वैल्यूएशन और आने वाले समय में ग्रोथ को लेकर कई तरह के सवाल उठे। हालांकि जो ब्रोकरेज फर्म है प्रभुदास लीलाधर का मानना है कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आप AI सेक्टर के हिसाब से जो मजबूती देखने को मिल रही है उसका फायदा कंपनी को भी मिलता हुआ दिखेगा। करीब 2,840 करोड़ रुपए जो है टोटल कंपनी जो है अगर आप हिसाब से देखें तो जुटाना चाहती थी, और इसका सब्सक्रिप्शन जो है वो भी ठीक ठाक देखने को मिला है यहाँ पर। हालांकि जो रिटेल और हाई नेटवर्थ जो निवेशक हैं उनकी जो हिस्सेदारी है वो कम देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर जो एंटरप्राइज AI में जो अलग अलग पहचान बना रही कंपनी है उसमें ये कंपनी जो है जो ब्रोकरेज है उनको काफ़ी पसंद आ रही है। फैक्टर एनालिटिक्स में तेज़ी जो है वो कंपनी तेज़ी से बदल रही है। यहाँ पर इनका कहना है, यहाँ पर उनका कहना है कि जो एंटरप्राइज AI मार्केट है उसमें कंपनी जो है काफ़ी अच्छी ग्रिप रखती है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे खुद को AI प्लेटफॉर्म आधारित
कंपनी में बदल रही है, यानी कि अब जो फोकस है सर्विस देने पर ही नहीं बल्कि एआई प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म तैयार करने पर भी रहेगा। कंपनी के दो मुख्य ऑपरेटिंग सेगमेंट हैं यहाँ पे, फ्रैक्टल एआई और फ्रैक्टल अल्फा। ये दोनों मिलकर जो है कंपनी की पारंपरिक एआई सर्विस के साथ साथ नए एआई बेस्ड बिजनेस खड़े करने का मौका यहाँ पे देती है। प्रभुदास लीडर का मानना है कि आने वाले सालों में जो यहाँ पर कंपनी है एंटरप्राइज एआई की जो मांग है वो बढ़ती हुई दिखेगी, जिससे कंपनी का विस्तार होता हुआ दिखेगा यहाँ पे और फायदा मिलता हुआ दिखेगा। कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल्स, मार्केटिंग और अपने एआई प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने में निवेश कर रही है। और कंपटीशन जो है भले ही लगातार बढ़ रहा हो, लेकिन कंपनी के लिए स्थिति बेहतर है, इसलिए उन्होंने जो टारगेट्स हैं वो 1260 रुपये के दे दिए, यानी कि एक अच्छे खासे 40% के ऊपर के अपसाइड यहाँ पे इनको दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरी कंपनी कौन सी लिस्ट हुई, एनबीएफसी आई फाइनेंस के जो शेयर हैं वो लिस्ट होते हुए दिखे यहाँ पे, फ्लैट लिस्टिंग होती हुई दिखी यहाँ पे, और निवेशकों को जो रिस्पांस था एकदम ठंडा देखने को मिला है यहाँ पर। और ओवरऑल जो आप देखें तो 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। आईपीओ के तहत अगर आप यहाँ पे देखें तो 129 के भाव पे इसका इशू प्राइस आया था। बीएससी पर भी 129 के आसपास ये लिस्ट हुआ, यानी कि फ्लैट लिस्टिंग होती हुई दिखी और निवेशकों को कुछ फायदा हुआ नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि स्टॉक एकदम से 132 के भाव पे चढ़ा था, लेकिन फिर वापस फिसल के 120 के भाव पर आ गया, यानी कि जिनके पास आया उनको और टेंशन हो गई यहाँ पर। अगर आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए, आई फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन मुहैया कराती है। इसकी वित्तीय सेहत की बात करें तो वित्त वर्ष 2023 में इसे करीब 39 करोड़ का मुनाफा होता हुआ दिखा था। अगले साल 2024 में इसने 171 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, फिर 175 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। तो लगातार जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है यहाँ पे, इनकम भी लगातार बढ़ती हुई दिखी है यहाँ पर। और अगर आप 2026 के हिसाब से देखें तो पहली छमाही में अप्रैल से लेकर सितंबर के हिसाब से देखें तो मुनाफा भी जो है वो 64 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है और इनकम जो है 863 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। और अगर आप कर्ज देखें तो कर्ज कंपनी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा दिखता है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी लिस्ट की, आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड के शेयर में आप देखिए घरेलू बाजार में लिस्ट होते हुए देखिए यहाँ पर। कंपनी के शेयर की जो शुरुआत जो है वो अच्छी नहीं रही। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL से आइसक्रीम बिजनेस के अलग होने के बाद से क्वालिटी वॉल्स के शेयर डिस्कवर्ड प्राइस के मुकाबले करीब 26% की गिरावट के साथ लिस्ट होते हुए दिखे यहाँ पे। NSE पर क्वालिटी वॉल्स के शेयर 29.80 पर लिस्ट हुए, जो कि 40 रुपये के डिस्कवर्ड प्राइस से 25% से भी साफ तौर पर नीचे दिखते हैं। इसी तरह BSE पर आइसक्रीम कंपनी के जो शेयर देखें तो 29 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास लिस्ट हुए, और जबकि जो डिस्कवर्ड प्राइस था वो 38 रुपये था, 21% के आसपास का यहाँ पे भी डाउनफॉल देखने को मिला है। आपको बता दें कि NCLT से मंजूरी मिलने के बाद दिसंबर 2025 में ये डीमर्जर प्रभावी हुआ था। हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो पेरेंट कंपनी है, यूनिलीवर का जो हिस्सा यहाँ पर जो रही कंपनी है द मैग्नम आइसक्रीम कंपनी जो है, उसके पास क्वालिटी वॉल्स इंडिया के लिमिटेड के करीब 61% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी भी बन गई है। द मैग्नम आइसक्रीम कंपनी जो है दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट खबर है जो पूरे हफ्ते यहाँ पर जो है कई निवेशकों के दिमाग में टेंशन भरकर उभरी है। यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों की। यहाँ पर ये बुरी तरीके से क्रैश होते हुए देखे, चाहे BSE को देखिए 10% टूटा, ग्रो, एंजल वन, नुवामा वेल्थ, UTI सब में गिरावट देखने को मिली। अब वजह क्या रही वो समझ लेते हैं। दरअसल RBI के नए नियम ने टेंशन बढ़ाई है। बैंकों के जरिए शेयर बाजार से जुड़े कारोबार को दिए जाने वाले कर्ज के जो नियम है वो सख्त कर दिए। नए नियम जो है 1 अप्रैल 2026 को लागू होते हुए देखेंगे। अब ब्रोकर्स को सिर्फ पूरे कोलेटरल के बदले ही कर्ज मिलेगा, ये खबर है। यानी कि साफ तौर पर 100 रुपये के हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो बैंक गारंटी 100 रुपये अगर चाहिए तो 100 रुपये कोलेटरल के तौर पर रखने पड़ेंगे। अब 50% कोलेटरल गिरवी नहीं होगा और साथ में 25% नकद जो है वो भी ज़रूरी होगा यहाँ पे, जिससे कैश जो है ब्लॉकेज बढ़ेगा। यहाँ पे फैसले से क्या बदलेगा, अगर शेयर गिरवी रखे जाएंगे तो उनकी कीमत का 40% कम माना जाएगा, यानी कि 100 रुपये के शेयर पे प्लेज के लिए बैंक जो है उसे 60 रुपये ही गिनेगा। ब्रोकर्स के लिए प्रॉप ट्रेडिंग नियम जो है वो सख्त होते देखेंगे, यानी कि खुद की ट्रेडिंग के लिए बैंक से पैसा नहीं ले सकेंगे। सारे कर्ज जो है वो बैंकों की तय सीमा से ही जुड़ते हुए देखेंगे। अब HDFC की तरफ से भी, सिक्योरिटीज़ की तरफ से रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि इससे कंपनी के वॉल्यूम में 15 से 20% की गिरावट देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस हफ्ते सिगरेट के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, चाहे आप गोल्डफ्ले फिलिप्स की बात कर लीजिए या फिर ITC की बात कर लीजिए, ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली। अपर सर्किट लगता हुआ दिखा, हफ्ते भर में शेयर 21% तक चढ़ते हुए देखे। गोल्डफ्ले के आप देखिए 2553 रुपये के भाव पे आए, हालांकि उसके बाद दबाव भी देखने को मिला। ITC शेयरों की बात करें तो वो भी 2 से 3% चढ़ते हुए दिखे। यहाँ पर 5 दिनों में करीब 5% ITC के शेयर भी बढ़त बनाते हुए दिखे हैं। खबर क्या है,
कुछ कैटेगरीज में आईटीसी ने सिगरेट की कीमतों में बढ़ोतरी करी है, गोल्ड फ्लेयर ने कीमतों में बढ़ोतरी करी है, क्योंकि एक्साइज बढ़ोतरी हुई थी, उसका असर कंपनी के मार्जिन पे पड़ना था, तो कंपनी ने पास ऑन कर दिया यहाँ पे, जिससे अब क्या हुआ कि प्रति स्टिक जो एबिट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। गोल्ड फिलिप्स ने जैसे माल बोरो है कॉम्पैक्ट, उसकी कीमत 9.5 रुपये प्रति स्टिक से बढ़ाकर 11.5 रुपये कर दी है। इसके अलावा अगर आप दूसरी सिगरेट कंपनियों की बात करें तो वहाँ पर भी ये स्थिति है भाई, जो यहाँ पे 70 रुपये के आसपास थी वो 24 रुपये प्रति स्टिक हो गई है। 64 mm की बात करें तो वो 7 रुपये के आसपास पहुँच गई है। 69 mm की बात करें तो वो भी, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि तमाम प्रीमियम सेगमेंट में खास तौर पे जो है यहाँ पर कीमत बढ़ती हुई दिख रही है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो बहुत पसंद आया होगा। हमने तमाम तरह की खबरें आपके सामने रखी और खासतौर पे फिल्टर करके रखी, तो कुछ कमी पेशी रह गई तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। हैप्पी वीकेंड।